नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों अपनी फर्स्ट क्लास यहाँ पर हो चुकी है परिवार की। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। रेड प्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेवल 1। ठीक है, ईवीएस यूनिट 1 अपनी चल रही है, जिसमें हमने परिवार टॉपिक को यहाँ पर प्रारंभ कर दिया है, जिसमें हमने यहाँ पर 4 बिंदु को देख लिया है फर्स्ट क्लास में, और आज अपनी है सेकंड क्लास। ठीक है, तो सेकंड क्लास में आज हम देखेंगे परिवार के प्रकार, आपसी संबंध और परिवार के विघटन के कारण। और उसके बाद में जो अपना टॉपिक शुरू होगा वो सामाजिक बुराइयां है, जिसमें बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी, चोरी, इसको देख लेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं परिवार के प्रकार। सेकंड अपनी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास हो चुकी है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख लेना। परिवार के प्रकार, एकल परिवार। ठीक है, सबसे पहले अपना परिवार है वो कौन सा है? एकल परिवार। जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार के 3 प्रकार है। एकल परिवार, ठीक है, संयुक्त परिवार और मिश्रित परिवार। ऊपर वाले जो एकल और संयुक्त परिवार ये अपने सिलेबस में है, और मिश्रित परिवार अपने सिलेबस में यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकल परिवार। एकल परिवार वहाँ परिवार होता है जहाँ पति पत्नी, उनकी अविवाहित संतानें निवास करती है, अर्थात एकल परिवार वहाँ परिवार है जहाँ 2 पीढ़ियाँ निवास करती है। देखिए दोस्तों, एकल परिवार कौन सा परिवार होता है? जहाँ पर पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतान, जिनकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, अविवाहित संतान और पति पत्नी निवास करते हैं, वो एकल परिवार होता है। ठीक है, आप अपने घर में माता पिता भाई बहन के साथ रहते हैं, वहाँ आपका क्या है? एक परिवार है। ठीक है, अर्थात इस प्रकार का परिवार एकल परिवार कहलाता है। एकल परिवार का अर्थ विवाहित युगल यानी कि पति और पत्नी और उनके बच्चे। एकल परिवार परिवार का सबसे छोटा आकार रूप होता है। ठीक है, एकल परिवार परिवार का सबसे छोटा यहाँ पर रूप होता है, यानी कि आकार की दृष्टि से देखें तो जो एकल परिवार है ये परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। ठीक है, परिवार के प्रकार कितने? एकल परिवार, संयुक्त परिवार और मिश्रित परिवार। उनमें से देखा जाए तो एकल परिवार है ये परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। आपके सामने बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न बन के आ जाएगा, परिवार का सबसे छोटा रूप यानी कि आकार की दृष्टि से परिवार का सबसे छोटा रूप कौन सा होता है? एकल परिवार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस परिवार में अभिभावक अपने बच्चों को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सक्षम होते हैं। किस परिवार में? एकल परिवार में, क्योंकि सदस्य यहाँ पर बहुत कम होते हैं और माता पिता आसानी से अपने जो बच्चे हैं उनको सुख सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। ठीक है, इस परिवार के बच्चों में बुजुर्गों के प्रति लगाव कम होता है। क्यों होता है? देखिए, एकल परिवार में कौन होता है? माता पिता और उनकी अविवाहित संतानें, तो उनको बुजुर्ग यानी कि उनको दादा का यहाँ पर कोई वास्ता नहीं रहेगा। यानी कि संयुक्त परिवार में दादा दादी, ठीक है, देखने को मिलते हैं। एकल परिवार में माता पिता और उनके खुद के अविवाहित संतानें होती है, यानी कि इस परिवार में बच्चों के यानी कि बच्चों का बुजुर्गों के प्रति लगाव बहुत ही कम होता है। ठीक है, इस परिवार में बच्चों में आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। एकल परिवार में जो बच्चे हैं वो निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भरता यानी कि स्वयं कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो निर्णय निर्णय लेने की जो क्षमता है ये बच्चों में होती है। कोई भी समस्या आए तो खुद ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा परिवार है। ठीक है, परिवार यानी कि एकल परिवार निम्न है। अब एकल परिवार के भी यहाँ पर दोस्तों प्रकार है। ठीक है, अनुपूरित एकल परिवार। ठीक है, इस परिवार में पति पत्नी और अपने अविवाहित बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी रहते हैं, जैसे कोई अविवाहित, तलाकशुदा, विधुर, ठीक है, जिसकी पत्नी नहीं है, विधवा जिसका पति नहीं है। ठीक है, तो अनुपूरित एकल परिवार कौन सा होता है? इस परिवार में पति पत्नी तो होते ही है, अपने अविवाहित बच्चे, इनके अलावा अगर इतना होता तो ये एकल परिवार। ठीक है, लेकिन इसमें भी इसके अलावा अन्य सदस्य जैसे कोई अविवाहित, तलाकशुदा, विधुर और विधवा रहते हैं तो वो अनुपूरित एकल परिवार हो जाएगा। ठीक है, मूल एकल परिवार कौन सा होता है? मूल एकल परिवार, इस परिवार में पति पत्नी बच्चों के साथ या बच्चों के बिना भी रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना मूल परिवार। मूल परिवार कौन सा? परिवार में पति पत्नी बच्चों के साथ या फिर बच्चों के बिना भी रहते हैं तो वो मूल परिवार यानी मूल एकल परिवार ही होगा। ठीक है, अनुपूरित मूल परिवार। अनुपूरित मूल परिवार कौन सा होता है? इस परिवार में कोई विधवा जिसका पति नहीं है, जिसकी मृत्यु हो गई है, अपने अविवाहित बच्चों के साथ, ठीक है, अपनी विधवा सास के साथ में रहते हैं, यानी कि विधवा जो सास है इनकी भी पति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस परिवार में कोई विधवा है, वो अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के साथ में रहती है, तो वो अनुपूरित मूल परिवार हो जाएगा। ठीक है, उपमूल परिवार कौन सा होता है? इस परिवार में कोई विधवा, ठीक है, जिसका पति नहीं है, विधुर जिसकी पत्नी नहीं है, अपने अविवाहित बच्चों, सगे भाई बहनों जो अविवाहित, विधवा, विधुर, तलाकशुदा के साथ रहते हो, तो ये कौन सा है? उपमूल परिवार हो जाएगा। ठीक है, अब एकल परिवार बनने के कारण क्या है? एकांकी परिवार बनने के क्या कारण है? वह एकल परिवार क्यों बन गया? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों देखिए, सामाजिक बदलाव। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि, जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि होगी तो सभी यहाँ पर अलग अलग रहना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो एकल परिवार बनने का जो प्रमुख कारण है सामाजिक बदलाव, जनसंख्या वृद्धि और स्वतंत्र रहने की इच्छा। आज के जमाने में देखा जाए तो सभी चाहते हैं कि कोई रोक टोक ना हो, तो उसके लिए अकेले रहना चाहते हैं, तो वो एकल परिवार बन जाता है। ठीक है, अर्थ की प्रधानता, ग्रामों से नगरों की ओर पलायन, बहुत सारे लोग हैं जो गांवों से निकलकर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एकांकी यानी कि एकल परिवार बनने का प्रमुख कारण है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, जिससे भी यहाँ पर क्या है कि एकल परिवार बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अपना एकल परिवार कंप्लीटली हो चुका है। अब है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार वहाँ परिवार होता है जहाँ पति पत्नी के साथ उनकी विवाहित संतान निवास करती है। ठीक है, अर्थात संयुक्त परिवार वहाँ परिवार होता है जहाँ कम से कम 2 पीढ़ियाँ निवास करती है, अर्थात दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ आपके साथ रहते हो, ऐसा परिवार जिसमें उक्त सभी एक साथ रहते हो संयुक्त परिवार कहलाता है। देखिए, संयुक्त परिवार मतलब जिसमें पति पत्नी है, ठीक है, उनकी विवाहित संतान जिनकी शादियाँ हो चुकी है, फिर यहाँ पर संयुक्त परिवार वहाँ परिवार होता है जहाँ कम से कम 2 पीढ़ियाँ, ठीक है, निवास करती है, अर्थात दादा दादी आ जाएंगे, ताऊ ताई आ जाएंगे, चाचा चाची आ जाएंगे और बुआ भी इस संयुक्त परिवार में आ जाती है। ठीक है, तो ये होगा अपना संयुक्त परिवार। ठीक है, अब संयुक्त परिवार की जो परिभाषा है वो देखेंगे तो के एम पणिकर। ठीक है, के एम पणिकर, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इन परिभाषा को देखना पड़ेगा। हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार, ये कौन मानता है? ये के एम पणिकर मानता है कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है। ठीक है, इरावती कर्वे का मानना है कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। देखिए, यहाँ पर जो परिवार है, संयुक्त परिवार को इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी जा रही है। इरावती कर्वे
इरावती जो कर्वे हैं इनका मानना है कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। और डॉक्टर दुबे के अनुसार यदि कई केंद्रीय परिवार एक साथ रहते हो और उनमें निकट का संबंध हो, एक स्थान पर खाना खाते हो, एक आर्थिक इकाई के रूप में रहते हो, तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर दुबे का मानना है। यदि कई केंद्रीय परिवार एक साथ रहते हो और उनमें निकट का संबंध हो, एक स्थान पर खाना खाते हो, एक आर्थिक इकाई के रूप में रहते हो, तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। ये डॉक्टर दुबे का यहाँ पर मानना है। ठीक है, आगे देखते हैं इरावती कर्वे। इरावती कर्वे का ये दोस्तों कथन है कि इन्होंने संयुक्त परिवार के बारे में बताते हुए लिखा है कि संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई से बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं, ठीक है, तथा जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से रक्त संबंधी होते हैं। ठीक है, ये इरावती कर्वे का मानना है संयुक्त परिवार के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों नोट इंपॉर्टेंट है, किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास एवं एक सर्वश्रेष्ठ समाज का निर्माण करने हेतु संयुक्त परिवार को सर्वश्रेष्ठ परिवार माना जाता है। देखिए दोस्तों, तीनों परिवारों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीनों परिवार कौन से, एकल परिवार, संयुक्त परिवार और मिश्रित परिवार। तो इसमें बालक का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ परिवार कौन सा होगा, संयुक्त परिवार हो जाएगा। और एक सर्वश्रेष्ठ समाज का निर्माण करना है तो भी संयुक्त परिवार यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने सवाल किस तरह से आएगा कि बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए कौन सा परिवार सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, संयुक्त परिवार। एक सर्वश्रेष्ठ समाज का निर्माण करने के लिए कौन सा परिवार श्रेष्ठ माना जाता है, तो यहाँ पर संयुक्त परिवार। ठीक है, तो दो प्रश्न आपके सामने बन गए। संयुक्त परिवार की विशेषता है, ठीक है, संयुक्त परिवार के क्या है लक्षण, ठीक है, क्या है विशेषता। तो तीन पीढ़ियों का ये परिवार होता है। संयुक्त परिवार कौन सा होता है, तीन पीढ़ियों का परिवार होता है। सामान्य पूजा पद्धति होती है, इसमें मिलजुल कर पूजा पद्धति यानी पूजा करते हैं लोग। सामान्य रसोई घर यानी कि एक ही रसोई से बना भोजन करते हैं। और सामान्य घर यानी एक ही घर में सब रहते हैं। और सामान्य संपत्ति। ठीक है, संयुक्त परिवार के लाभ, अब लाभ भी होगा और हानि भी होगा, यानी कि किसी न किसी परिवार को लेकर लाभ हानि तो होता ही होता है। जैसे बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे सदस्य होते हैं और उनका पालन पोषण आसानी से हो जाएगा। अनुशासन एवं नियंत्रण, ठीक है, बच्चों पर नियंत्रण भी हो सकता है। यहाँ पर संयुक्त परिवार में जो अनुशासन है वो नियंत्रण देखने को मिलता है। सभी कहना मानते हैं, एक मार्गदर्शिका, ठीक है, राष्ट्रीय एकता एवं सेवा का भावना पैदा होती है, सामाजिक सुरक्षा होती है, मनोरंजन हो जाता है, बहुत सारे सदस्य हो जाते हैं तो हंसी मजाक हो जाता है। मार्गदर्शक यानी कि जो बुजुर्ग होता है वो मार्गदर्शक होता है सबका। और धार्मिक कार्य यहाँ पर होता है संयुक्त परिवार में। ठीक है, अब संयुक्त परिवार को विकसित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर हमें संयुक्त परिवार को अच्छा यानी कि विकसित करना है तो इसके लिए कौन कौन से तत्व यहाँ पर कारक हो सकते हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, महिला आंदोलन, नगरीकरण, औद्योगिकरण, परिवहन, यातायात के नवीन साधन, ठीक है, पारिवारिक विवाह, पश्चिमी शिक्षा संस्कृति और विचारधारा का प्रभाव, कानून का प्रभाव जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ठीक है, ये सभी संयुक्त परिवार को विकसित करने वाले प्रमुख कारक माने गए हैं। ठीक है, अब है अपना मिश्रित परिवार, जो कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, मिश्रित परिवार संयुक्त परिवार का वह भाग होता है जहाँ पर दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी आदि कई लोग निवास करते हैं, तो उसे मिश्रित परिवार कहा जाता है। ठीक है, मिश्रित परिवार में मामा मामी भी आ जाते हैं। ठीक है, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी ये सभी मिश्रित परिवार में आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो भारत में सामान्यतः व्यापारिक वर्ग के जो परिवार है वो मिश्रित परिवार के अंतर्गत आते हैं। जैसे अंबानी का परिवार हो गया, टाटा परिवार हो गया, ये भारत में सामान्यतः देखा जाए तो जो व्यापारिक वर्ग के जो परिवार है ये मिश्रित परिवार में आते हैं, क्योंकि जो मामा मामी है वो भी वहाँ पर रहने लग जाते हैं उस परिवार में। ठीक है, परिवार के कार्य यानी कि हर परिवार के कोई ना कोई कार्य होता है। परिवार क्यों बना, उसके लिए कोई ना कोई कार्य होगा। तो दोस्तों आर्थिक कार्य यानी कि पैसा, ठीक है, उत्तराधिकार का निर्धारण करने के लिए, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, उत्पादक इकाई, ठीक है, आय तथा संपत्ति की व्यवस्था करना है, ठीक है, और श्रम का विभाजन करना है। तो ये सब आर्थिक कार्य हो जाएंगे परिवार के। ठीक है, परिवार के कार्य महत्व यहाँ पर जीवन शास्त्र यानी कि जीवन के लिए संतान की उत्पत्ति करनी है तो उसके लिए परिवार का होना जरूरी, यानी कि पति पत्नी का होना यहाँ पर जरूरी है। यौन संतुष्टि के लिए, ठीक है, प्रजातीय निस्तारता के लिए भी परिवार का महत्व है। ठीक है, शारीरिक कार्य के लिए भी परिवार का महत्व है। जैसे बच्चों का पालन पोषण करना है, ठीक है, तो सभी मिलजुल कर पाएंगे। भोजन की व्यवस्था, ठीक है, आवास एवं कपड़े की व्यवस्था और शारीरिक रक्षा, ये सभी परिवार के कार्य हो जाएंगे यानी कि शारीरिक रूप में। भारत में परिवारों के विघटन के कारण, यानी कि भारत में जो परिवार है इसका विघटन क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कारण है परिवार के सदस्यों के मध्य मतभेद होना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई किसी न किसी बात को लेकर मतभेद हो जाना। ठीक है, तो उससे परिवार बिगड़ता है यानी कि विघटन हो जाता है। उच्च शिक्षा यानी कि ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर परिवार के विघटन का प्रमुख कारण बन जाता है। स्वतंत्र रहने की इच्छा, हर कोई चाहता है कि स्वतंत्र रहे, किसी की रोक टोक ना रहे, तो ये भी परिवार के विघटन का एक कारण है। बेरोजगारी, जैसे ही बेरोजगारी हुई तो परिवार का विघटन शुरू हो जाता है। ठीक है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ठीक है, यानी कि नगरों की ओर प्रस्थान करना, ठीक है, विलासिता के प्रति लोगों का रुझान होना, बाहरी सदस्यों का परिवार के प्रत्येक सदस्य के मामले में भागीदारी देना, यानी कि कुल मिला के कहे तो यहाँ पर टांग अड़ाना। ठीक है, यानी कि जो बाहरी सदस्य है वो भी अपने जो सदस्य है उनके मामले में टांग अड़ाता रहता है, तो उससे भी परिवार का विघटन हो जाता है। ठीक है, परिवार के सदस्यों के मध्य आपसी संबंध, ठीक है, अब परिवार के सदस्यों के मध्य जो आपसी संबंध है उसको कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो परिवार में बोले जाने वाले शब्दों के आधार पर हम संबंधों की आसानी से पहचान कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा का शब्द अंकल है तो ये किस किस के लिए प्रयोग होता है, मामा और चाचा दोनों के लिए होता है। ठीक है, पिता के भाई को कहते हैं और साथ ही माता के भाई को, लेकिन हिंदी भाषा का प्रयोग मामा और चाचा इन्हीं के लिए किया जाता है जिसे बोलने और सुनने वाला स्पष्ट रूप से समझ सके। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द है, ठीक है, हिंदी अर्थ है हस्बैंड, इंग्लिश का नाम है, और पति इसका हिंदी यानी कि हिंदी हो जाएगा हस्बैंड, पति को कहते हैं वाइफ, पत्नी को कहते हैं मदर, माता को फादर, पिता ग्रैंड फादर, दादा बाबा को कहते हैं ग्रैंड मदर, दादी अम्मा, ब्रदर भाई को, और सिस्टर बहन को, यानी कि ये सभी इंग्लिश शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों अपना जो परिवार टॉपिक है पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस क्लास को दोबारा बार बार देखिए, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना।